जवान सास के बंद कमरे का रहस्य। मम्मी जी, आप अपने कमरे में ताला क्यों मार रही हैं? हमें पड़ोसनों के घर किटी पार्टी में ही तो जाना है। अगर पापा जी को कमरे में आना होगा तो? अरे बहू, तेरे पापा जी सुबह कमरे से निकलते हैं, फिर रात में ही कमरे में आते हैं। अब जल्दी चल, सब हमारे इंतजार कर रहे होंगे। मम्मी जी, आपसे मिलने के लिए पड़ोसन ने क्या कोई भी इंतजार करेगा? आखिर आप 58 साल की उम्र में भी इतनी जवान जो दिखती हो। लोग तो मुझसे आपके जवान दिखने का रहस्य पूछते हैं। बहू, तेरी बूढ़ी सास का जवान दिखने के पीछे का रहस्य तेरे हाथ के स्वादिष्ट खाने हैं। 58 की उम्र में 35 की जवान सास दिखने वाली भानुशाली के बाल पूरी तरह काले और चेहरे और शरीर पर झुर्रियों की जगह चमक होती है। वहीं गले में हरे रंग की मोतियों की एक माला चमक रही होती है। तभी भानुशाली अपने बंद कमरे का दरवाजा एक बार फिर सही से देखती है और अपने बहू के साथ अपने घर से निकल पड़ती है। और फिर कुछ देर में गायत्री और भानुशाली पड़ोस की किटी पार्टी में पहुंच जाती हैं। गायत्री बहू, तेरी जवान सास तो सबसे बड़ा रहस्य है। हम 50 की उम्र में ही 60-70 के लगने लगे हैं और तेरी सास तो 58 होकर भी इतनी जवान दिखती है। सच कहो भानुशाली, तुम्हें देखकर कोई भी तुम्हें 58 साल का नहीं कहेगा। कोई रहस्य नहीं है, बस मैंने खुद को मेंटेन करके रखा है और खुद को कभी बूढ़ा नहीं समझती। तुम लोग भी अगर खुद को मेंटेन करो और दिल से जवान रहो तो शरीर से भी जवान रहोगी। ऐसी ही बातों बातों में किटी पार्टी खत्म होती है, जिसके बाद दोनों सास बहू अपने घर लौटती हैं, जहां हॉल में भुवन शांत बिना पलके झपकाए सीधे बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं। जहां नहीं उनके चेहरे पर कोई भाव दिखाई देता है। भुवन की खामोशी अपने आप में किसी रहस्य जैसे लगते हैं। मम्मी जी, पापा जी आखिर हमेशा इतने गुमसुम और शांत क्यों रहते हैं? बहू, तेरे ससुर जी शुरू से ही सख्त मिजाज के हैं। इन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं। खैर, तू इनसे पूछ ले कि आज खाने में क्या खाएंगे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इतना कहकर भानुशाली अपने कमरे का दरवाजा बस थोड़ा सा खोलकर तुरंत अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। वहीं गायत्री भुवन के पास आकर, पापा जी, आज खाने में क्या बनाऊं? दाल चावल बना लो। और साथ में सब्जी बना लूं? बना लो। किसकी सब्जी बनाऊं? जिसकी मन करे। भुवन से बिना हाव भाव के जवाब सुन गायत्री सहम कर तुरंत रसोई में चली आती है। भले ही पापा जी, मम्मी जी या गौरव मुझसे कुछ नहीं कहते, पर पापा जी का ये व्यवहार कोई सख्त मिजाज नहीं है। शादी से पहले पापा जी मेरे पापा के दोस्त होने की वजह से घर आया करते थे। मैंने खुद पापा जी को हंसते देखा है। इसी रहस्य को सोचते हुए गायत्री रसोई में दाल चावल बनाती है। वहीं शाम के 6:30 बजे भानुशाली हमेशा की तरह सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठती है, जहां खाना न खाकर सिर्फ भानुशाली के साथ भुवन बिल्कुल शांत और सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। साथ में गौरव और गायत्री भी डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे, जब तुम लोग खाना नहीं खा रहे हो तो मेरे साथ बैठने की क्या जरूरत है? मम्मी, ऑफिस से आने के बाद भी मैं अपने काम में ही लग जाऊं तो संडे के अलावा आपसे कभी ठीक से मिल ही नहीं पाऊंगा। सुबह निकलते ही ऑफिस चला जाता हूं, शाम को लौटता हूं तो आप जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। इसलिए सोचता हूं कि कम से कम आपके साथ 2 पल बैठकर बात ही कर लूं। तो कितना भी व्यस्त रहे, फिर भी अपनी माँ के लिए समय निकाल ही लेता है। बस हमेशा खुश रहे, तरक्की कर और यूं ही मुस्कुराता रहे। आपकी दुआ हमेशा मेरे साथ रहे, बस मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत है। अच्छा बेटा, मेरा खाना हो गया है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मम्मी जी, आप हमेशा इतनी जल्दी खाना खा लेती हैं। आप हमारे साथ आराम से रात में भी तो खाना खा सकती हैं। अरे बहू, तुम्हारी उम्र अलग है। हमारी उम्र में जल्दी खाना खा लेना अच्छा होता है। ऐसी आदतों की वजह से तो मैं जवान दिखती हूँ। मम्मी जी, तो फिर आप पापा जी को भी जल्दी खाना खाने क्यों नहीं कहती? बहू, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं खाऊंगा। इतना कहकर भुवन डाइनिंग टेबल से उठकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है। वहीं भानुशाली अपने कमरे के पास पहुंचती है और उस दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है और हमेशा की तरह तुरंत दरवाजा बंद कर लेती है। गौरव, तुमने पापा जी का व्यवहार देखा ना? मुझसे पापा जी का ये व्यवहार देखा नहीं जा रहा है। पापा पहले ऐसे नहीं थे, पर पता नहीं समय के साथ कब उनका व्यवहार इतना बदल गया। और शायद इतने समय से पापा को इस तरह देखते देखते मुझे आदत सी हो गई है। वैसे भी मेरा ज्यादातर समय ऑफिस में निकलता है, शायद इसलिए मुझे उनकी खामोशी का उतना एहसास नहीं होता जितना तुम्हें होता है। गौरव, पापा जी के ऐसे व्यवहार का कारण मैं ही हूँ। तुम मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। इस साल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पापा जी की नाराजगी दूर करके रहूंगी।
ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं किसी गायकोनोलॉजिस्ट से आज ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जिसके बाद अगले दिन गौरव डॉक्टर नेहा से अपॉइंटमेंट लेकर गायत्री के साथ डॉक्टर नेहा के क्लिनिक पहुंचता है, जहां डॉक्टर गायत्री की बात सुनती है और उसे एग्जामिन करती है। गायत्री जी, आपकी रिपोर्ट मैंने कई बार देखी है। सच कहूँ तो आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा। पिछले 5 सालों में हर बार आप प्रेग्नेंट हुई, लेकिन 8वें महीने तक पहुँचते पहुँचते गर्भ में बच्चा अचानक दिखाई देना बंद हो जाता है। मेडिकल साइंस में मुझे अब तक इसका कोई कारण नहीं मिला। डॉक्टर, क्या इस रहस्य का कोई इलाज है या वजह नहीं है? गौरव जी, मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों की टीम से सलाह ली, मेडिकल रिसर्च देखी और अपनी किताबें तक दोबारा पढ़ी, लेकिन गर्भ धारण करने के 8 महीने तक ना पेट में किसी भी तरह की चोट, ना ही कोई स्ट्रेस, ना ही दवाइयों में गड़बड़ और ना ही गर्भपात। फिर भी पेट से बच्चे के गायब होने का कोई इलाज या वजह मुझे नहीं मिला। डॉक्टर, क्या इस साल हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप दोनों में किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद मत छोड़िए। डॉक्टर नेहा से बात कर गौरव और गायत्री घर लौट आते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार की शाम पूरा परिवार हॉल में साथ बैठा होता है। पापा जी, आज रविवार है, शाम भी हो गई है। नाश्ते में समोसे बना लूं या पकौड़े बना लूं? मुझे नहीं पता गायत्री, समोसे बनाने में बहुत समय लगेगा, तुम पकौड़े ही बना लो। तब तक मैं एक ईमेल भेजकर आता हूँ। गायत्री रसोई में आकर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय तैयार करती है और ट्रे में चाय और पकौड़े लेकर वापस हॉल में आकर सोफे पर बैठे भानुशाली और भुवन को चाय पकौड़े देती है। मम्मी जी, पापा जी, चाय पकौड़े कैसे हैं? अच्छे हैं। बहू, अभी तक गौरव नीचे नहीं उतरा है, उसे चाय पकौड़े कमरे में दे दे, वरना ठंडे हो जाएंगे। इतना सुनकर गायत्री पीछे मुड़ती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो सोफे से लड़खड़ाकर गिरने ही वाली होती है। तभी सीढ़ियों से उतर रहा गौरव दौड़कर गायत्री को गिरने से पहले संभाल लेता है। वहीं पास में बैठा भुवन बिना कोई हाव भाव बदले शांत बैठा रहता है। गायत्री, क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ गौरव, अब मैं ठीक हूँ। मुझे चक्कर आने लगे थे, पर अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। बहू, तुझे अचानक चक्कर क्यों आने लगे? मम्मी जी, क्योंकि खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सच? भगवान इस बार मेरे बच्चे की रक्षा करना। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू को एक बार फिर माँ बनने का मौका मिला है। और देखना बहू, इस बार तुम माँ जरूर बनेगी। पूरे परिवार के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही होती है, लेकिन भुवन पहले ही की तरह शांत बैठे होते हैं, जैसे कि घर में कुछ हो ही ना रहा हो। गौरव, पापा जी को तो देखो, पापा जी के चेहरे पर ना मुस्कान है ना कोई खुशी। क्या पापा जी ने हमारी बात सुनी नहीं? मुझे तो लगता है पापा को डॉक्टर की जरूरत है। अरे नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा जी बहुत खुश हैं। ए जी, आप खुश हैं ना बहू के प्रेग्नेंट होने पर? हाँ हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहू माँ बनने वाली है, अब मैं दादा और तुम दादी बनोगी। हमारा गौरव पिता बनेगा और एक पिता के लिए उसके बेटे के पिता बनने से बड़ी खुशी और क्या होगी। भुवन मुस्कुराते हुए अपने बेटे बहू को आशीर्वाद देता है और अगले ही पल खुशियों से भरा उसका चेहरा वापस बिना रंग और खुशबू के मुरझाए फूल की तरह होता है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मेरा माँ नहीं बन पाना ही पापा जी के बदले हुए व्यवहार का कारण था। बस इस बार मैं माँ बन जाऊं, फिर पापा जी की ये हल्की मुस्कान हमेशा की मुस्कुराहट में बदल जाएगी और पापा जी पहले जैसे हो जाएंगे। गौरव बेटा, तू अब तक यहाँ खड़ा है, जल्दी जा, मिठाइयाँ लेकर आ, मुझे पूरे पड़ोस का मुंह मीठा करवाना है। सबका आशीर्वाद मिलेगा तभी तो मेरी बहू माँ बन पाएगी। मम्मी जी, पिछले 5 सालों से हर बार मेरा बच्चा एक रहस्यमय तरीके से इस दुनिया में नहीं आ पाता है। इस बार मैं सोच रही थी क्यों ना मैं मायके चली जाऊं। क्यों बहू, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है? अरे मेरे सामने भी न जाने कितने बच्चों ने जन्म लिया है और पिछले 5 सालों में तेरे साथ जो भी होता आया है, उसके बाद मैं तुझे मायके तो क्या, पड़ोस की किसी औरत के पास भी नहीं जाने दे सकती। न जाने किसकी बुरी नजर लग जाए। इस बार मैं खुद तेरी और तेरे होने वाले बच्चे की पूरी देखभाल करूंगी। ठीक है मम्मी जी, जैसा आप कहें। वहीं गौरव मिठाई की दुकान पर पहुंचकर मिठाई लेकर वापस आता है और भानुशाली के साथ मिलकर पूरे पड़ोस में मिठाई बांटता है, जहां सभी लोग गायत्री और होने वाले बच्चे को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही 4 महीने बीतते हैं। गायत्री का पेट अब साफ दिखाई देने लगता है। भानुशाली अपनी बहू गायत्री का पूरा ध्यान रखते हुए घर के सारे काम खुद करती है। ऐसे ही आज भानुशाली घर के गंदे कपड़े धो रही होती है। मम्मी जी, धुले हुए कपड़ों को मैं बालकनी में फैला देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। खबरदार बहू, जो एक भी कपड़ों की बाल्टी को हाथ लगाया, तू जाकर हॉल में बैठ, काम मैं कर लूंगी।
इस हालत में तुझसे इतनी भारी बाल्टी थोड़ी उठवाऊंगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं हॉल में ही चली जाती हूँ। लेकिन अब सब्जियाँ काटने से आप मुझे मना नहीं करेंगी? सब्जी तो मैं काटूंगी ही। बड़ी जिद्दी है तू। ठीक है, जा हॉल में बैठकर साग बांझ ले। जिसके बाद गायत्री हॉल में आती है तो दरवाजे के पास उल्टी पड़ी चप्पल देखते ही दरवाजे पर चली जाती है। तभी गायत्री की नजर अपनी गर्भवती पड़ोसन प्रिया पर पड़ती है, जो अपने ससुराल के दरवाजे पर खड़ी होती है। वहीं उसकी सास उसकी नजर उतार गले में भगवान का लॉकेट और एक खास रत्न वाला पत्थर पहना रही होती है। अच्छा हुआ मम्मी जी आप मेरे लिए भगवान जी का लॉकेट और ये खास रतन वाला पत्थर ले आई। आजकल नजर बहुत जल्दी लग जाती है, न जाने किसकी बुरी नजर मेरे कोख में पल रहे बच्चे को लग जाए। प्रिया की बात बिल्कुल सही है। पहले के ज़माने में कुछ ही लोग बुरी नज़र लगाया करते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो हर दूसरा इंसान एक दूसरे से जलता है। मैं भी मम्मी जी से कहकर नज़र से बचने के लिए कोई टोटका करवा लेती हूँ। इतना सोचकर गायत्री चप्पल सीधी कर रसोई से साग लेकर हॉल में आती है और बैठकर साग बांझने लगती है। और फिर थोड़ी देर बाद भानुशाली भी सारे काम खत्म करके हॉल में आकर बैठ जाती है। पानी की टंकी की साफ सफाई भी हो गई, घर के सारे कमरे भी साफ हो गए, धुले हुए कपड़े भी प्रेस कर दिए, गंदे कपड़े भी धो दिए और झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था। सारे काम खत्म हो गए, अब सिर्फ खाना बनाना बाकी है। मम्मी जी, आप सिर्फ जवान दिखती ही नहीं है, बल्कि आप में जवानों जैसी ताकत भी है। इतना काम करने में तो मेरे पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं दिख रही। यही तो असली जवानी है। वो इसलिए बहू क्योंकि घर का काम मैं अपनी प्यारी सी बहू के लिए कर रही हूँ और फिर अपने परिवार के काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है। मम्मी जी एक बात कहूँ? हाँ बहू कहो। मम्मी जी वो प्रिया भी तो प्रेग्नेंट है, उसकी सास उसके लिए भगवान जी का लॉकेट और नजर से बचाने वाले रतन वाली अंगूठी लेकर आई है। मैं भी नजर से बचने के लिए माता रानी का लॉकेट पहन लेती हूँ। नहीं नहीं बहू, ये सब सिर्फ अंधविश्वास होता है। अंधविश्वास? मम्मी जी भगवान की बातों को आप कब से अंधविश्वास मानने लगी? और आप ही तो कह रही थी कि मायके मत जा बहू, न जाने किसकी बुरी नजर लग जाए। बहू मुझसे तर्क मत कर। माना नजर जैसी चीज होती है, लेकिन रत्न वगैरह में मैं विश्वास नहीं करती। और भगवान क्या सिर्फ लॉकेट में होते हैं? भगवान तो हर इंसान में होते हैं, इसलिए कोई लॉकेट पहनने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर भानुशाली गायत्री के हाथ से साग लेकर रसोई की तरफ चली जाती है। ऐसे ही रात होती है। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच गायत्री छत पर टहलते हुए अपनी माँ पार्वती से फोन पर बात कर रही होती है। बेटी, जैसे तूने बताया तेरी सास तो तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है और गौरव भी तुझसे बहुत प्यार करता है। अब बस भगवान करे सब अच्छा हो जाए। मम्मी सब अच्छा कैसे होगा? मेरी सास मुझे भगवान जी का लॉकेट पहनने या कोई टोटका करने से मना कर रही हैं। तेरा ससुराल भी एक रहस्य ही है। तेरे ससुर जी कुछ बोलते ही नहीं, तेरी सास अपनी ही बातें बदलती रहती है और तेरा पति, उसे तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ऑफिस, फिर रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक सोना। बीच का समय तैयार होने और घर के कामों में निकल जाता है। खैर, मैं तुझे माता रानी का लॉकेट और लाल धागा भेजूंगी, अपने घर के मंदिर में उसकी पूजा करके पहन लेना। ऐसे कुछ दिन और गुजरते हैं और एक रात घर के दरवाजे पर डोरबेल बजती है तो गायत्री दरवाजा खोलती है। वहीं सामने एक डिलीवरी बॉय हाथ में बड़ा सा बॉक्स लिए खड़ा होता है। मैम, इस घर का पार्सल है। मम्मी ने एक लॉकेट इतने बड़े बॉक्स में भेजा है, मुझे तो लगा था छोटे से लिफाफे में आएगा। गायत्री बॉक्स खोलने ही वाली होती है, तभी भानुशाली दौड़ती हुई आती है और तुरंत गायत्री के हाथ से बॉक्स ले लेती है। बहू ये पार्सल मेरा है, इधर दे। तू इसे क्यों खोल रही थी? अब मुझे लगा मेरा पार्सल है मम्मी जी, और इस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा है, सिर्फ घर का पता लिखा हुआ है। वैसे इसमें क्या है मम्मी जी? अब मैंने कुछ किताबें मंगवाई है। इतना कहकर भानुशाली पार्सल लेकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर अगले ही दिन गायत्री एक लिफाफे में लॉकेट और धागा रिसीव करती है और घर के मंदिर में उसकी पूजा करके पहन लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार एक बड़ा सा बॉक्स पार्सल आता है। वहीं गायत्री बॉक्स लेकर सबके बीच खोलने ही वाली होती है कि तभी भानुशाली गायत्री से बॉक्स छीन लेती है। उसी बीच भानुशाली के हाथ में गायत्री का हाथ टच होते ही भानुशाली को जोरदार झटका लगता है और बॉक्स जमीन पर गिर जाता है और बॉक्स से कांच टूटने की आवाज आती है। मम्मी, तुम्हें झटका क्यों लगा? नहीं नहीं, मुझे कोई झटका नहीं लगा। तो फिर तुमने ये पार्सल क्यों गिरा दिया?
इसमें का सामान टूट गया? मैंने नहीं गिराया, मेरे पकड़ने से पहले ही बहू ने पार्सल छोड़ दिया। और बहू, मैं आज देख रही हूँ कि तूने लॉकेट पहना है, मैंने तुझे मना किया था ना। मम्मी जी, ये लॉकेट माँ ने भेजा है इसलिए पहन लिया। वैसे आपने कांच का क्या सामान मंगाया था? कुछ खास किताबें जो इस पार्सल में कांच में रखी हुई थी। किताबें? मम्मी, कांच में कौन सी किताबें आती हैं? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, और किताबें अनबॉक्स कीजिए ना। मुझे देखना है कि ऐसी कौन सी किताब है जो कांच में आती है। नहीं बहू, मैं तेरे सामने इसे बिल्कुल नहीं खोलूंगी। तू हमेशा मेरा पार्सल रिसीव करके खोलने की कोशिश करती है, और आज तो तूने मेरा पार्सल तोड़ भी दिया। तुझे पता है ना मुझे मेरी प्राइवेसी कितनी पसंद है। इतना कहकर भानुशाली पार्सल का बॉक्स उठाती और अपने बंद कमरे में चली आती है, जहां पूरा कमरा लाल हरे रंग के धुओं से भरा होता है। वहीं कमरे के आईने में एक बूढ़ी लंबी नाखूनों और बालों वाली डरावनी परछाई होती है, जिसके सामने भानुशाली आकर खड़ी हो जाती है। आज बहू सबके सामने मेरा पार्सल खोलकर मेरा भांडा फोड़ ही देती। अच्छा हुआ मैं सही समय पर पहुंच गई, लेकिन अब मुझे उसके गले से वो लॉकेट निकलवाना पड़ेगा। उसी लॉकेट की वजह से आज मेरा सामान टूट गया। इतना कहते हुए भानुशाली की दोनों आंखें बड़ी होने लगती है और बाल कांटों की तरह खड़े हो जाते हैं। वह जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरा परिवार एक रिश्तेदार की शादी में आया होता है। बहू माना तेरी सास जवान दिखती है, लेकिन तेरे चेहरे पर उनसे भी ज्यादा रौनक दिखाई दे रही है। गायत्री गर्भवती जो है, औरत के लिए माँ बनने का सुख सबसे बड़ा सुख होता है, और सुख में चेहरे पर चमक होती है। रिश्तेदारों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुन भानुशाली के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगती है। वहीं गायत्री भानुशाली के बदले हुए भाव को समझ जाती है। ऐसे ही एक दिन हॉल से गुजरते हुए गायत्री के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता है। जहां पास में भानुशाली का बंद कमरा देख गायत्री भानुशाली के कमरे के पास पहुंचती है। बहू, तू मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खोल रही है? मम्मी जी, अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया है, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने की जगह मैंने सोचा थोड़ी देर आपके कमरे में ही लेट जाऊं। बहू, मेरे कमरे में लेटने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे सोफे पर बैठा देती हूँ, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। मम्मी जी, आप हमेशा मेरा इतना ध्यान रखती है, लेकिन आज मेरे पेट में दर्द होने पर भी आप मुझे अपने कमरे में ना जाने देकर ऐसा झटका दिया है कि मैं तो अपने पेट का दर्द भूल ही गई हूँ। बहू, मुझे अपनी निजी जगह में किसी का आना पसंद नहीं है। ठीक है मम्मी जी, पर क्या आप अपना ग्राउंड फ्लोर का कमरा मुझे दे सकती हैं? वो बार बार सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत तकलीफ होती है और फिसलने का खतरा भी रहता है। आप मेरा ऊपर वाला कमरा ले लीजिए। नहीं बहू, मुझे इस कमरे की आदत हो गई है। भानुशाली का हर एक शब्द गायत्री को हैरान करने वाला होता है, जो जवान सास के बंद कमरे का रहस्य जानने के लिए गायत्री को और उत्सुक कर देता है। जिसके बाद से गायत्री कभी हॉल में बैठकर घंटों अपनी जवान सास के बंद कमरे की तरफ देखती रहती है, तो कभी की होल से अंदर झांकने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन गायत्री अपनी जवान सास के बंद कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी होती है, जहां अंदर से दो लोगों के बात करने और हंसने मुस्कुराने की आवाजें आ रही होती है। अरे मम्मी जी, बार बार छोड़ दो मुझे क्यों कह रही हैं? लगता है पापा जी रोमांटिक हो रहे हैं। शायद इन्हीं प्राइवेसी की वजह से मम्मी जी किसी को अपने कमरे में नहीं आने देती। गायत्री जैसे ही हॉल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़े भुवन पर पड़ती है। पापा जी यहाँ है, फिर बंद कमरे में मम्मी जी छोड़ दो मुझे, ये सब किससे कह रही थी? ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात करीब 2:30 बजे गायत्री पानी पीने अपने कमरे से बाहर निकलती है। तभी गायत्री की नजर घर के दरवाजे से बाहर जाती भानुशाली पर पड़ती है। गायत्री तुरंत दरवाजे पर पहुंचती और चारों तरफ नजर दौड़ाती है, लेकिन भानुशाली अंधेरे में कहीं गायब सी हो गई होती है। रात के 2:30 बजे इतने अंधेरे में मम्मी जी कहाँ गई होंगी, और वो भी अकेले? लगता है मम्मी जी से बात करनी पड़ेगी। रात बीतती है। अगले दिन गायत्री अपने कमरे में गौरव को सारी बात बताती है, जिसके बाद गौरव और गायत्री हॉल में बैठे भुवन और भानुशाली के पास आते हैं। मम्मी, कल रात 2:30 बजे आप अकेली घर से बाहर कहाँ गई थी? कोई सपना देखा क्या? मैं रात के 2:30 बजे बाहर क्यों जाऊंगी? मम्मी जी, मैंने अपनी आंखों से आपको घर से बाहर जाते देखा था। ए जी, आप बैठे बैठे बच्चों की बातें क्या सुन रहे हैं? इन्हें बताइए ना कि रात भर मैं आपके साथ कमरे में थी। बहू, रात भर तुम्हारी सास मेरे साथ ही थी। गायत्री, शायद नींद की वजह से तुम्हें भ्रम हुआ होगा। अच्छा मम्मी, मेरा नाश्ता निकाल दीजिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। बंद कमरे में 2 लोगों की आवाज पर पापा जी कमरे से बाहर।
रात को जवान सास का घर से बाहर जाना, हर बार बंद कमरे का रहस्य छिपाना, पर मैं अपनी जवान सास के बंद कमरे का रहस्य जानकर रहूंगी। गायत्री अपनी जवान सास के बंद कमरे पर पहले से भी ज्यादा नजर रखने की कोशिश करने लगती है। पर एक दिन भानुशाली रसोई में खाना बना रही होती है। तभी डाइनिंग टेबल पर रखा भानुशाली का मोबाइल गायत्री की नजर में आते ही वह फोन लेकर बालकनी में चली जाती है। अगर मम्मी जी का कहीं और अफेयर चल रहा होगा तो मम्मी जी उससे फोन पर जरूर बात करती होंगी। आज उसे ढूंढ ही लूंगी। ये कैसे अजीब अजीब किताबों के नोटिफिकेशन है, और ये लैंग्वेज, मुझे तो एक शब्द समझ नहीं आ रहा। आखिर मम्मी जी कैसी किताबें पढ़ती हैं? मम्मी जी के अफेयर के बारे में बाद में पता करूंगी, पहले उनकी किताबों के बारे में पता करना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतता है और अगले दिन सुबह पूरा परिवार साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। मम्मी जी, आप तो हमेशा किताबें मंगाती रहती हैं। आपके पास तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें होंगी, कुछ किताबें मुझे भी पढ़ने के लिए दीजिए ना। हाँ माँ, गर्भावस्था में अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई अच्छी सी किताब गायत्री को दे दीजिए। बेटा, मैं तुझे कुछ किताबों के नाम भेज दूंगी, तो वो किताबें मंगा लेना। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस शौक के लिए किताब मांग रही हूँ। मुझे बुक रीडिंग की आदत थोड़ी है। आप अपनी ही कोई किताब दे दीजिए, कोई भी चलेगी। बहू, मैं तुझे अपनी किताबें दे तो देती, लेकिन जिस शेल्फ में मेरी किताबें रखी हैं उसकी चाबी खो गई है। मैं खुद भी 2 दिन से किताब नहीं पढ़ पा रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, मैं एक चाबी वाले को जानती हूँ, उसे बुला लेती हूँ। इतना कहकर गायत्री फोन करके चाबी वाले को बुलाती हैं, जिसके बाद दोपहर के समय गायत्री चाबी वाले को भानुशाली के बंद कमरे के बाहर लेकर आती है। मम्मी जी जल्दी गेट खोलिए, चाबी वाले भैया को ताला खोलकर दूसरी जगह जाना है। हाँ बहू, मैं दरवाजा खोल रही हूँ, लेकिन पहले चाबी वाले भैया के लिए पानी चाय कुछ लेकर आते ही काम करवाने लगेगी क्या? गायत्री रसोई में आकर एक गिलास पानी और कुछ मिठाइयाँ लेकर वापस आती हैं। तब तक चाबी वाला जा चुका होता है और भानुशाली के हाथ में अंग्रेजी की एक किताब होती है। बहू, इतनी देर लगा दी तूने पानी और मिठाई लाने में, बेचारा मेरी किताबों की शेल्फ खोलकर चला भी गया। ले ये किताब पकड़। चाबी वाले को मैंने इसलिए बुलाया था ताकि वो मम्मी जी के कमरे में जाए और पीछे पीछे मैं भी अंदर जाकर जवान सास के बंद कमरे का रहस्य जान सकूं। लेकिन मेरी जवान सास तो मुझसे भी ज्यादा चालाक निकली। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और गायत्री का 8वां महीना लग जाता है। इसी खुशी में पार्वती गायत्री के ससुराल आ जाती है। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन समधी जी को क्या हो गया है? हमेशा इतने शांत और बिना किसी हाव भाव के रहते हैं। समधन जी, आते ही आपकी नजर मेरे पति पर पड़ गई। भाई साहब को फोन करूं? समधन जी, जवान तो आप है, नजर तो लोगों की आप पर है। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम अचानक यहाँ कैसे? बेटी कल मैंने पंडित जी से बात की थी। 2 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है जिसमें मैं तेरी गोद भराई करवाना चाहती हूँ, इसलिए 2 दिन पहले ही आ गई। गौरव बेटा, मैं तुम्हें फोन पर एक लिस्ट भेज रही हूँ, सारा सामान मंगा लेना और पंडित जी को भी बुला लेना। ठीक है मम्मी जी। जिसके बाद पूरा घर गायत्री की गोद भराई की तैयारियों में लग जाते हैं। वहीं 8वां महीना होने की वजह से गायत्री हर कदम बहुत संभल कर रखती है और 2 दिन बाद रिश्तेदारों, मेहमानों और पड़ोस की औरतों के बीच गायत्री की गोद भराई हो रही होती है। तभी महिमा भानुशाली के साथ उसके बंद कमरे के बाहर पहुंचती है। जल्दी दरवाजा खोलिए ना, मुझे बाथरूम में जाना है। नहीं नहीं, मेरे कमरे में नहीं, मैं तुम्हें ऊपर वाले कमरे में लेकर चलती हूँ। भानुशाली महिमा को लेकर ऊपर वाले कमरे की तरफ चली जाती है, जो गायत्री को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही गोद भराई पूरी होती है और पार्वती अपने घर लौट जाती है। जिसके बाद देर रात करीब 2:30 बजे गायत्री चुपचाप अपनी जवान सास के बंद कमरे के बाहर पहुंचती है और की होल से अंदर झांकती है, जहां अंधेरे में सिर्फ 2 परछाइयां दिखाई देती हैं। ये 2 परछाइयां किसकी है? एक तो मम्मी जी जैसी लग रही है, लेकिन दूसरी किसी और की। आखिर वो कौन है? ये देख गायत्री अपने बालों के पिन की होल में डालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी पलक झपकते ही गायत्री के सामने भानुशाली खड़ी होती है। मम्मी जी, आप कमरे के बाहर? बहू, रात के समय मेरे कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश क्यों कर रही थी? तेरे ससुर जी सो रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है। आगे से ऐसी हरकत मत करना। जिसके बाद अगले दिन भानुशाली कमरे के पुराने ताले की जगह डिजिटल लॉक लगवा देती है। अच्छा, अब डिजिटल लॉक लग गया, क्योंकि ताला सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास चाबी हो, और चाबी तो सिर्फ मम्मी जी के पास होती है। पर डिजिटल लॉक तो पासवर्ड से खुलेगा, जो किसी के पास भी हो सकता है।
जिसके बाद दोपहर के वक्त भानुशाली छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी गायत्री चुपके से भानुशाली के कमरे के डिजिटल लॉक के कीपैड पर एक सेलो टेप चिपका देती है, जिसके थोड़ी देर बाद भानुशाली नीचे उतरकर कीपैड पर पासवर्ड डालकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है। वही गायत्री धीरे से कीपैड पर लगा सेलो टेप निकालकर सेलो टेप पर बने उंगली के निशान देखकर पासवर्ड पता कर लेती है। जिसके बाद रात को भुवन गायत्री के कमरे में आता है और सोई हुई गायत्री के गले से माता रानी का लॉकेट निकालकर चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। तभी भानुशाली के आईने में दिखने वाली बूढ़ी डरावनी औरत कमरे में आती है और गायत्री के पेट पर धीरे धीरे हाथ फेर कर कमरे से बाहर निकल जाती है। मेरे पेट में अचानक इतना तेज दर्द क्यों होने लगा और अभी मेरे कमरे से कोई बाहर निकला क्या? गायत्री पेट पकड़कर तुरंत कमरे से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर उसी डरावनी बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो भानुशाली के कमरे के दरवाजे को खोले बिना ही उसके आर पार होती है। ये देखते ही गायत्री बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है, जिसके बाद गायत्री को अस्पताल में होश आता है, जहां उसका बाहर निकल चुका पेट पिचका होता है। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? कैसा है मेरा बच्चा? आई एम सॉरी, हमने अल्ट्रासाउंड किया लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी हमें बच्चे का कोई अवशेष नहीं मिला। हे भगवान, वो चुड़ैल मेरे बच्चे को लेकर चली गई। किस चुड़ैल की बात कर रही हो तुम? रात में अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हुआ। तभी मुझे लगा कि एक डरावनी लंबे बालों वाली औरत मेरे कमरे से बाहर निकली। मैं उसके पीछे गई तो वो मम्मी जी के कमरे के दरवाजे को खोले बिना ही आर पार चली गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, वही मेरे बच्चे को ले गई है। बहू, तुझे कोई गलतफहमी हुई है? भला मेरे कमरे में कोई चुड़ैल क्यों आएगी, वो भी तेरा बच्चा लेकर? गायत्री ऐसे समय में दिमाग कई डरावनी बातें सोचता है और उसे सच मान लेता है। कोई चुड़ैल नहीं है, ये भाग्य है। हमेशा की तरह इस बार भी गायत्री कई दिनों तक अपने बच्चे के गम में रोती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अपने ससुराल और अपनी माँ के प्यार से खुद को संभाल लेती है। और एक शाम गायत्री अपनी जवान सास के बंद कमरे के बाहर आकर, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ था। मेरी जवान सास के बंद कमरे और मेरी कोख में मेरे बच्चे के गायब होने के पीछे का रहस्य मेरी जवान सास के बंद कमरे में ही है। गायत्री सेलो टेप पर बने निशानों के आधार पर डिजिटल लॉक में पासवर्ड डालती है, जिससे दरवाजा खुल जाता है और वो कमरे के अंदर पहुंचती है, जहां कांच के बर्तन में लाल और हरे रंग का द्रव उबल रहा होता है, जिससे निकल रहा धुआं कमरे में फैल रहा होता है। तभी कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी डायरी गायत्री के हाथ लगती है। मेरी सासू माँ ने ये कैसा कमरा बना रखा है? ये डायरी किसी की जीवन शक्ति खींचकर खुद को जवान बनाए रखने के तरीके। इसका मतलब अभी निकलती हुई अपनी जवान सास की सारी जवानी। गायत्री पीछे मुड़ती है तो उसे सामने लगे आईने में वही डरावनी बूढ़ी औरत दिखाई देती है। तू वही चुड़ैल है ना जिसने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया? पहले तुझसे निपटती हूँ। गायत्री आईने पर मुक्का मारती है, लेकिन आईना टूटने की बजाय गायत्री का हाथ उसके अंदर चला जाता है। गायत्री उस डरावनी बूढ़ी औरत का गला पकड़कर उसे आईने से बाहर खींचकर जमीन पर पटक देती है। उसी समय भानुशाली कमरे में आ जाती है। मम्मी जी, ये चुड़ैल आपकी जवानी और बंद कमरे के पीछे का रहस्य है ना? हाँ बहू, मैं इसी रहस्य को छुपाने के लिए हमेशा ये कमरा बंद रखती थी। यही चुड़ैल तेरे बच्चे की मौत की वजह है। पता नहीं ये आईने से बाहर कैसे निकल जाती है। इसे वापस आईने में धकेल दे, इसे छोड़ना मत। बहू, मेरी बात सुन, मुझे मत मार। गायत्री बूढ़ी औरत की कोई बात नहीं सुनती और भानुशाली के साथ मिलकर बूढ़ी औरत को आईने की तरफ धकेलने लगती है। हाथापाई में बूढ़ी औरत भानुशाली के गले का मोतियों का हार तोड़ देती है और अगले ही पल भानुशाली अचानक गायत्री को जोर से धक्का देकर बूढ़ी औरत के साथ आईने के अंदर गिरा देती है। मम्मी जी, आपने मुझे आईने में क्यों धक्का दे दिया? क्योंकि चुड़ैल वो नहीं, मैं हूँ। पिछले 5 साल से मैं तेरी कोख में पल रहे बच्चों को अपनी जादुई शक्तियों से निकालकर उनकी जीवन शक्ति पीती आई हूँ, ताकि हमेशा जवान रह सकूं। पर अब तेरी बारी है। बहू, तेरी असली सास मैं हूँ। इसने मेरी जीवन शक्ति छीनकर मुझे अपना चुड़ैल वाला रूप देकर जवान रूप ले लिया है। भानुशाली कमरे में रखे अलग अलग द्रव्यों को आपस में मिलाने लगती है और आईने के अंदर हाथ डालकर गायत्री का गला पकड़ लेती है। उसी समय भुवन दरवाजा तोड़कर कमरे में आता है और सभी कांच के बर्तनों को गिरा देता है। सारे द्रव्य जमीन पर फैल जाते हैं। तभी भुवन तुरंत आईने से गायत्री और डरावनी बूढ़ी औरत को बाहर खींच लेता है। वहीं जमीन पर फैले द्रव तीनों के पैरों को छूते ही भानुशाली का शरीर सूखने लगता है
और भानुशाली के शरीर से निकलने वाली शक्ति वो बूढ़ी औरत में समाने लगती है। कुछ ही पलों में डरावनी बूढ़ी औरत फिर से 58 साल की भानुशाली के रूप में आ जाती है। वहीं जवान दिखने वाली भानुशाली राख बन जाती है। बहू, तेरी असली सास यही है, मेरी भानुशाली, न जवान न कोई डरावनी बूढ़ी औरत। पापा जी, आपको मेरी जवान सास के बंद कमरे का रहस्य पहले से पता था, फिर आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया? बहू, क्योंकि वह मेरी पत्नी बनने का ढोंग कर रही थी, इसलिए वो मुझे मार नहीं सकती थी, वरना उसे विधवा की जिंदगी बितानी पड़ती। इसलिए उसने मुझे वश में किया और उसके गले का हार टूटते ही मुझे होश आ गया और तुम्हारी आवाज सुनकर मैं तुरंत कमरे में आ गया। आखिरकार मेरी जवान सास के बंद कमरे का रहस्य सबके सामने आ ही गया। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, इस घर को छोड़कर किसी नई जगह नई जिंदगी शुरू करेंगे। तब शायद इस रहस्य का साया हमेशा के लिए हमारा पीछा छोड़ देगा। जिसके बाद पूरा परिवार गौरव को सारी सच्चाई बताकर अगले ही दिन घर छोड़कर दूसरी जगह रहने चला जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जवान सास का रहस्य खत्म हो गया या फिर वह एक बार फिर गायत्री की जिंदगी में लौटेगी?